Good morning, everyone. So, I am Himnata Yadav, and we are going to study the further part of the evolution chapter. We have ended till the Urey-Miller experiment, and now we will be starting with the next topic. So, I am sharing the screen with you. This is the screen, and it shows you the evolution, and it starts with the definition of evolution. Evolution is the formation of complex organisms. That means change, the organism changed through the simple ancestral types over the course of geological time. So अर्थ जब बनी उसके अंदर जब केमिकल एवोल्यूशन की थ्योरी दी गई और यूरे मिलर एक्सपेरिमेंट ने प्रूव किया कि किस तरह से केमिकल से सिंपल मॉलिक्यूल्स बन सकते हैं और उन्हीं सिंपल मॉलिक्यूल्स के और पॉलीमराइज होने से कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बन सकते हैं, तब एक प्रोटो सेल्स या फर्स्ट सेल्स का एग्जिस्टेंस आया कि कोएसरवेट्स और एग्रीगेट्स जब हुए, फॉर्मेशन ऑफ फर्स्ट लिविंग सेल्स जब हुआ, तब सिंपल ऑर्गेनिज्म बनेगा। अगर बहुत ही लोअर लेवल पर लाइफ ऑर्गेनाइज हो रही है तो इट विल फॉर्म, फर्स्टली इट विल फॉर्म अ सिंपल ऑर्गेनिज्म, एंड टाइम के साथ साथ ग्रेजुअली वो सिंपल ऑर्गेनिज्म कॉम्प्लेक्स में चेंज होता जाएगा over the time. So this is what it is written, that evolution is the formation of complex organisms. Organisms complex होते जाते हैं from ancestral, simple ancestral types over the course of geological time. टाइम के बीतते हुए जब हम टाइम में आगे बढ़ते हैं तो ऑर्गेनिजम्स क्या हो जाते हैं, they becomes more complex. Now, if we come to the formation of first cell, if we revise it, if formation of first cell protobions, coacervates कैसे हुआ, तो वो हमको यहाँ देखने को मिलता है कि the coacervates were in a dynamic states of dynamic equilibrium, constantly taking the new materials from the ocean and releasing degraded materials. So वो मेटाबॉलिज्म शो करने लगे थे कोएसरवेट्स, और कुछ मटेरियल्स को वो इन्वायरमेंट में से लेते थे और कुछ मटेरियल्स को इन्वायरमेंट को देते थे। तो इस तरीके से वो एक्सचेंज कर रहे थे, मतलब मटेरियल्स का इन्वायरमेंट में से। नाउ कॉन्स्टेंटली टेकिंग अ न्यू मटेरियल्स, दे वर डूइंग दैट, देन ओपन सिस्टम हो गया, यानी कि कोएसरवेट्स का वो एक्सचेंज कर रहे थे मैटर को, and thus they had a basic property of life such as metabolism, growth and reproduction. इसलिए उनमें ये सारी properties थी, मेटाबॉलिज्म की, ग्रोथ की, रिप्रोडक्शन की। however they lacked, जबकि उनके अंदर एक चीज की कमी थी कि they lacked the complexity of molecular organization, catalytic proteins, enzymes and precise control of nucleic acids. उनके अंदर enzymes की कमी थी और पूरा कंप्लीट मॉलिक्यूलर ऑर्गेनाइजेशन उनका नहीं हुआ था, और वो न्यूक्लिक एसिड्स को कंट्रोल भी नहीं करते थे। लेटर द न्यूक्लिक एसिड्स आर सेड टू हैव टेकन कंट्रोल ऑफ कोएसरवेट्स, द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन बिकम प्रिसाइज, एंड इन द ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, यानी न्यूक्लिक एसिड भी क्या होने लगे, डिवाइड होने लगे, मल्टीप्लाई, मतलब डबल होने लग गया डीएनए। तब से हम बोल सकते हैं कि देयर control of the nucleic acid started. With the nucleic acid being established as genetic material, the coacervate got transformed into the primitive living systems which have been called as protobionts or eubionts. जैसे ही उनका न्यूक्लिक एसिड डबल होने लगा तो अब उनको बोला जाने लगा कि ये प्रोटोबायोन्ट्स या इओबायोन्ट्स हैं, फर्स्ट लाइफ फॉर्म्स। The first life form developed from among the organic molecules in the oxygen-free atmosphere. जो फर्स्ट लाइफ फॉर्म्स बने हैं वो स्टिल कैसे हैं, वो ऑक्सीजन फ्री इन्वायरमेंट में ही है। मतलब अभी भी जो इन्वायरमेंट की कंडीशंस हैं वो एनारोबिक हैं, एंड दे आर, बट दे आर मेड फ्रॉम ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से जो फर्स्ट सेल है वो बने हैं, बट लाइफ की कंडीशंस कैसी हैं, दे आर ऑक्सीजन फ्री। एटमॉस्फेयर की कंडीशन है कि ऑक्सीजन फ्री है, अभी इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन नहीं है। दे वर हेट्रोट्रॉफ्स रिक्वायरिंग रेडीमेड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। हेट्रोट्रॉफ्स हैं, इसका मतलब वो केमिकल से, रेडीमेड चीजों से वो अपनी एनर्जी ले रहे हैं, एंड दे आर नॉट डूइंग फोटोसिंथेसिस आल्सो। So this was the thing of the first life forms.
chemoautotrophs, chemoheterotrophs, such kind of organisms were there. So chemoautotrophs क्या होते हैं? अगर हम केमिकल से कोई ऑर्गेनिज्म, अगर केमिकल से, कीमो मतलब केमिकल, हेट्रो मीन्स अनदर, ट्रॉफ मीन्स नरिशमेंट, दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रेजेंट केमिकल से अगर वो नरिशमेंट लेते हैं, एंड जैसे एनारोबिक प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया दैट डिपेंड न्यूट्रिशनली ऑन एक्सटर्नल सप्लाई ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, तो वो कीमो हेट्रोट्रॉफ हो जाता है एंड डिपेंडेंट ऑन द ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, लाइक ब्रॉथ, हम उसे मीडिया में कुछ देते हैं केमिकल्स खाने को और वो उन केमिकल्स को खाकर ग्रो होता है, तो वो कीमोहेट्रोट्रॉफ है। अ कीमोऑटोट्रॉफ आर द ऑर्गेनिजम्स दैट ऑब्टेन एनर्जी थ्रू द केमिकल प्रोसेसेस बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटेड मॉलिक्यूल। इनके अंदर केमिकल रिएक्शंस चलते रहते हैं कीमोऑटोट्रॉफ्स में, और जब वो अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, ऑक्सीडेशन करते हैं या रिड्यूस होते हैं, किसी सब्सटेंस को रिड्यूस करते हैं, तब उनके अंदर एनर्जी आती है। तो एवोल्यूशनरी साइंटिस्ट ने बिलीव किया कि कीमो ऑटोट्रॉफ प्रोड्यूस्ड ऑक्सीजन। कीमो ऑटोट्रॉफ्स क्या कर रहे थे? ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन परफॉर्म कर रहे थे अपने सबस्ट्रेट्स के, और उनकी वजह से क्या बन रही थी? इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन बनने लगी। ये एवोल्यूशनरी साइंटिस्ट ने ये बताया कि chemo autotrophs were the source of the early oxygen which come on the earth, और there was large number of chemo autotrophs। तो कैसे हो गया इन्वायरमेंट? अब एरोबिक इन्वायरमेंट हो गया, और अब एरोबिक फोटो ऑटोट्रॉफ्स अब आने शुरू हो जाएंगे। दे इवॉल्व्ड 3300 टू 3300 to 3500 million year ago, and they were like present day cyanobacteria and could release oxygen into atmosphere। तो साइनोबैक्टीरिया की तरह फर्स्ट जो फोटोट्रॉफ्स थे वो ग्रो हुए, एंड वो ऑक्सीजन और प्रोड्यूस कर रहे थे इन्वायरमेंट में, एटमॉस्फेयर में, क्योंकि वो वाटर को एज अ रिएजेंट यूज कर रहे थे। Thus, the whole reducing atmosphere changed to an oxidizing atmosphere। अब reducing atmosphere किस में चेंजिंग? reducing atmosphere अर्थ का ऑक्सीडाइजिंग एटमॉस्फेयर में चेंज हो गया। Appearance of photosynthetic organism result in the release of free molecular oxygen। फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स की अपीयरेंस में फ्री मॉलिकुलर ऑक्सीजन रिलीज करने लग गए एटमॉस्फेयर में, ग्रेजुअली ट्रांसफॉर्म हो गए ऑक्सीडाइजिंग टाइप ऑफ एग्जिस्टिंग रिड्यूसिंग टाइप से वो ऑक्सीडाइजिंग टाइप में कन्वर्ट हो गए। और अब हम देखते हैं एवोल्यूशन की डेफिनेशन, तो यही बोलती है वो भी कि सिंपल ऑर्गेनिजम्स जैसे अपने आप को कॉम्प्लेक्स करते हैं, उसी को एवोल्यूशन कहते हैं। टाइम के साथ साथ जैसे सिंपल ऑर्गेनिज्म कॉम्प्लेक्स होते हैं, तो जियोलॉजिकल टाइम स्केल पे कॉम्प्लेक्स हो जाना सिंपल ऑर्गेनिज्म का ही एवोल्यूशन होता है। एवोल्यूशन इज द फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म थ्रू द सिंपल एंसेस्ट्रल वन ओवर द कोर्स ऑफ टाइम। अब ये आगे का टॉपिक जो है वो है कि थ्रू द evidence, what are the evidence through which we can say that the evolution is not just a story type of thing, it is a fact। तो कौन से ऐसे हमारे पास प्रूफ्स हैं, एविडेंस हैं, जो हमें ये बोलेंगे कि एवोल्यूशन सिर्फ एक स्टोरी नहीं है लंबी सी, बट एवोल्यूशन एक पूरा एविडेंस मिलता है हमें एवोल्यूशन का, और ये प्रूफ्स हमें मिलते हैं। एंड देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रूफ्स which give the information that evolution is a fact। It is a scientific fact, evolution do have taken place in the early earth। सो पहला एविडेंस जो हमें मिलता है वो पेलियंटोलॉजिकल एविडेंस होता है। तो पेलियंटोलॉजिकल एविडेंस क्या करता है? पेलियंटोलॉजी क्या करती है? इट्स द स्टडी ऑफ फॉसिल्स। पेलियंटोलॉजी फॉसिल्स की स्टडी को बोलते हैं। और फॉसिल्स क्या होते हैं? फॉसिल्स आर द रिमेन्स और ट्रेसेस ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट लाइफ ऑफ द पास्ट found embedded in the rocks, either as petrified hard rock parts of mold or cast or tracts। तो इस तरीके से अगर हमें कहीं पर कोई सब्सटेंस मिल रहा है जो कि बचा कुचा अवशेष है किसी जानवर का, किसी पौधे के पास्ट में जो पौधा ग्रो हो रहा था उसका कोई बचा हुआ पार्ट है, रॉक में फंसा हुआ हमें मिल रहा है, हमने रॉक को ब्रेक किया और हमें कुछ मटेरियल मिला, तो दैट बिकम्स फॉसिल। फॉसिल्स आर रिटन डॉक्यूमेंट्स ऑफ एवोल्यूशन। और फॉसिल्स क्या होते हैं? ऐसे फैक्ट्स हैं जो कि एक प्रूफ देते हैं कि उन्होंने वहां इम्प्रेशंस दिया है, उन्होंने वहां रिटन प्रूफ, जैसे हमें आर्कियोलॉजी में
पुराने इंस्क्रिप्शन मिलते हैं, पुराने बुद्धिज्म के और अशोक के इंस्क्रिप्शन मिलते हैं कहीं पर, जब हम कहीं खुदाई करते हैं पुराने, तो वो रिटन रिकॉर्ड्स होते हैं। ऐसे ही फॉसिल क्या है, एवोल्यूशन का रिटन डॉक्यूमेंट्स है। इट इज वी कैन से डेड रिमेन्स, past remains which are of past life which we found today. यहाँ पर अब हम सिग्निफिकेंस ऑफ फॉसिल्स देखते हैं कि वो हमें कैसे बताते हैं और कैसे उनमें हमें कैसे पता चलता है कि कितना पुराना ये फॉसिल है। इसको हम अभी समझते हैं कि स्टडी ऑफ फाइलोजेनी, एवोल्यूशनरी हिस्ट्री और रेस हिस्ट्री। एग्जाम्पल हॉर्स, हॉर्स किस तरीके से आया, व्हाट वाज द हॉर्स डेवलपमेंट पैटर्न। कि अब जो हम हॉर्स देखते हैं बहुत ज्यादा अच्छा एनिमल है हॉर्स, बिकॉज इट हैज हॉर्स पावर एंड इट इज वेरी वी कैन से very active, because in the from the previous time horses were used for the we can say the war, because the kings used to have their favorite horse, and on that horse they have fought many battles. What I'm searching is the images of few fossils, because we are reading the fossil records. So if I show you some images on the Google of the fossils, then you will be able to connect more. So fossils का evidence हम देखते हैं। सो फॉसिल्स के एविडेंस, फ्यू फेमस फॉसिल्स के नेम हैं कुछ, जो कि हैं आपके आर्कियोप्टेरिक्स नाम के फॉसिल्स, एंड आर्कियो फॉसिल्स, डायनासोर्स के भी फॉसिल्स हमें मिलते हैं, एंड and some impressions which we find on the rocks of the previous life forms are also the images of fossils. And we are going to see some of the images. So right now it is uploading, you can see here. So this is a early life mollusk, and there is a wing of a bird, and these are the this is the skull of a dinosaur. So this is what these are the images of the fossils, and if we can find more once we can see this कि किस तरीके से हमें पुराने, अगर हम रॉक्स को निकालते हैं तो हमें किस तरह से वहां पर इम्प्रेस किए हुए, वहां पर पहले उस टाइम पे जो प्लांट्स थे, उस टाइम पे जो एनिमल्स थे, उनके फॉसिल मिलते हैं, मतलब डेड रिमेन्स, उनके इंस्प्रेशंस, ये सब हमें मिलते हैं लीव्स के, प्लांट्स के, एनिमल्स के, बर्ड्स के, उस टाइम पे जो बर्ड्स थी। सो वी फाइंड दोज फॉसिल्स, डेवोनियन एनिमल फॉसिल्स। So you can see there are many images which are there. You can see here one animal is which is dead, and it is it's seen here. Here one fish is seen, फिश का फॉसिल है ये। यहाँ पर प्लांट का, किसी जिम्नोस्पर्म टाइप प्लांट का फॉसिल है। यहाँ पर आर्थ्रोपोड, अर्ली आर्थ्रोपोड। हेयर ऑल्सो वन टाइप ऑफ fossil is shown, like of tiger or any vertebrate fossil is shown here.
and dinosaur reptile massive reptiles the dinosaurs were, तो उनका भी फॉसिल यहाँ पर हमें दिख रहा है। तो इस तरह से हमें जब भी हम अर्थ को खोदते हैं तो हमें तरह तरह वो फॉसिल्स हमको ये बताते हैं कि फॉसिल्स हमको बताते हैं कि अर्थ पे ऐसी लाइफ पहले एग्जिस्ट करती थी। सो आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा, अपने फॉसिल्स को देख लिया कि फॉसिल्स क्या होते हैं। सिग्निफिकेंस ऑफ फॉसिल्स टू स्टडी फाइलोजेनी, इवोल्यूशनरी हिस्ट्री और रेस हिस्ट्री। एग्जांपल हॉर्स, पहला बात तो हम किसी ऑर्गेनिज्म की रेस हिस्ट्री पढ़ सकते हैं, वो पहले कैसे था, और अब वो हॉर्स अगर हमें दिख रहा है तो कैसा हॉर्स अब दिखता है हमें। तो एवोल्यूशन ऑफ हॉर्स का भी अगर हम डायग्राम देखें तो हमें समझ आ सकता है कि किस तरह से हॉर्स इवॉल्व हुआ है। तो we can search the diagram of evolution of horse. We can find its image and we can see that what I'm talking about, you can connect with it. So to study, next importance is just to study the connecting link between two group of organism. दो ऑर्गेनिज्म किस तरह से लिंक होते हैं, लिंक्ड ऑर्गेनिज्म को पढ़ते हैं। जैसे हमें पता है बर्ड्स और रेप्टाइल्स का एक लिंक ऑर्गेनिज्म है आर्कियोप्ट्रिक्स। तो वो आर्कियोप्ट्रिक्स का फॉसिल हमें मिला, तभी हमें पता चला कि एक ऐसा ऑर्गेनिज्म होता था किसी टाइम में, एवोल्यूशन के टाइम में, जिसमें जिसमें रेप्टाइल्स और जिसमें रेप्टाइल्स और बर्ड्स दोनों के फीचर होते थे। यहाँ पर आप देखेंगे हॉर्स के एवोल्यूशन के इमेजेस आ गए हैं कि किस तरह से हॉर्स इवॉल्व हुआ था। पहले हॉर्स छोटे हुआ करते थे हाइट में, और उनके जो हूफ्स होते थे उनके नंबर भी अलग होते थे, और इतने अर्ली लाइफ में तो हूफ्स थे भी नहीं। फिर बाद में वो डेवलपमेंट उनका शुरू हुआ है। तो वी कैन सी बाय इमेज how the horses are evolved. Eohippus, Oligohippus, Merychippus, Pichichippus, and modern horse. We can see that horse evolution image. And now, what were the features in the old horse? How their leg have been changed so that their legs have become more strong. So for running and for we can say for various more activities. It is showing here, and this image can show you the differences in the height of the horses at the early time and the now. You can see the evolution of horse from the Eocene, Oligocene, Miocene era, and कैसे उनके जो number of bones हैं वो vary करे। bones of 4 foot, ओके, तो बोन्स ऑफ 4 फुट पहले कैसी थी, सिंगल हूफ होता था, और इक्वस नाम के हॉर्स में, एंड इक्वस कैबलस इसमें आपका यू कैन सी बोन्स ऑफ 4 फुट कैसी थी उसकी, सबसे आगे वाले फुट की बोन्स। देन क्या हो गई मेरी चिपस में, क्या हुआ, देयर हैव द 4 and the 2 स्मॉल बोन्स कम एट द फ्रंट, वो आगे आने लग गई, एंड द 4 and the 2 and the 3, ये दोनों ये तीनों बोन्स क्या हो गई, एक इन अलाइनमेंट में आने लग गई इन एपिफिगस, एंड नियोहिपस भी इसको बोलते हैं। एंड इसके बाद इसमें क्या हुआ कि फिफ्थ वाली बोन भी जो ऊपर थी वो भी नीचे आने लग गई। तो आप देख सकते हो कि ये बोन्स नीचे की तरफ ड्रैग हुई हैं, फोर्थ सेकंड बोन्स भी और इलोंगेट होकर नीचे आई हैं थर्ड हूफ के साथ, एंड देन फोर्थ और सेकंड के साथ साथ फिफ्थ भी नीचे आई है हाइट डॉन हॉर्स। सो दिस इज द वी कैन से एवोल्यूशन, दैट मीन्स एवोल्यूशन में हम बोल रहे हैं कि इस तरह से नहीं, देर इज अ वन मिस्टेक फ्रॉम मी, छोटे हॉर्स से बड़ा हॉर्स बना है। तो यानी कि पहले जो छोटा हॉर्स होता था वो इस तरह का होता था, जैसे डियर, डियर जैसे उसकी हाइट थी और वो बहुत छोटा होता था, और उसमें इस तरह की बोन होती थी, 5, 4 और सेकंड बोन होती थी, और ये बोन्स फिर उसकी आगे की तरफ बढ़ी हैं, और उसमें पहले 4 और 2, 5 ऊपर गई सबसे पहले, 5 यानी कि ऑरेंज वाली बोन ऊपर गई,
थोड़ी सी हाइट इंक्रीज हुई, देन 4 और सेकंड ऊपर गई, थोड़ी सी थर्ड को छोड़कर ऊपर गई, देन 4 और सेकंड ऊपर पहुंच गई है, 5 भी ऊपर पहुंच गई, अब यहाँ पर सिंगल बोन रह गई है। तो अब हॉर्स की हाइट इसीलिए बड़ी हो गई है। तो फ्रॉम इओहिपस टू मियोहिपस एंड देन मेरिचिपस and now we have equus horse. So now the horse which is there is equus horse. So this evolution is from dawn horse to the equus horse. In this direction the evolution is taking place. So I hope this this will be corrected by you. And now we will move. This is as such NCERT में given नहीं है और आपको याद भी नहीं करना है बिकॉज आपके सिलेबस में नहीं है, बट जस्ट हॉर्स की एवोल्यूशन फॉसिल से हमें पता चल जाती है। ऐसे पुराने फॉसिल्स हमें मिलते हैं जो छोटे हॉर्स की बात कहते हैं और उनकी बोन्स के एनाटॉमी अलग होती है, और जब वो बाद में टाइम के साथ साथ अब हमें जो हॉर्स मिलते हैं उसके अंदर अलग एनाटॉमी होती है। तो एवोल्यूशन होती है, फॉसिल से पता चलती है, ये हमें बताता है। दिस इज by the shown by this. So now we will come back again to the significance of fossils. तो हमें horse की evolution यानी किसी भी organism की in that sense evolution हमें पता चल सकती है। And now we were talking about Archaeopteryx कि हमें link organism के बारे में पता चलता है। Archaeopteryx का भी एक fossil है जो कि reptile और bird का link बताता है। टू स्टडी अबाउट एक्सटिंक्ट एनिमल लाइक डायनासोर्स, डायनासोर्स की जैसे हमने फॉसिल्स की इमेजेस देखी थी उनमें डायनासोर्स की इमेज थी, तो उससे भी हमें डायनासोर के होने का पता लगता है। इन रॉक लेयर्स के बीच में, सेडिमेंट्री रॉक लेयर्स के बीच में जो हमें लाइफ स्पैन जो भी मिलते हैं वो उस टाइम के लाइफ के बारे में हमें बताते हैं कि उस टाइम की बायोडाइवर्सिटी कैसी थी। मॉर्फोलॉजिकल और एनाटॉमिकल एविडेंस में होमोलोगस ऑर्गन और होमोलॉगी की बात होती है और एनालॉगस ऑर्गन की बात होती है। होमोलोगस ऑर्गन ऐसे ऑर्गन होते हैं जिनमें फंडामेंटल सिमिलैरिटी होती है स्ट्रक्चर में और ओरिजिन में, बट फंक्शन उनके डिफरेंट होते हैं। द फिनोमिना इज कॉल्ड होमोलॉजी। होमोलॉजी इन एनिमल्स, ह्यूमन हैंड, व्हेल फ्लिपर, बैट विंग्स, चीता's फुट एंड ऑल दीज परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। मतलब अंदर एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर जो है वो ओरिजिन जो है उनका वो सिमिलर है। जो बोन्स हमारे 4 आर्म में है वही बोन्स वेल के फ्लिपर में, वही बोन बैट के विंग्स में है, चीता के फुट में, पर उनका फंक्शन क्या है ऑन द बेसिस ऑफ देयर लाइफस्टाइल, ऑन द बेसिस ऑफ देयर हैबिटेट इज डिफरेंट। तो सेम प्लान पे अगर डिफरेंट फंक्शन के लिए चेंज आता है किसी ऑर्गेनिज्म में तो दैट इज होमोलोगस ऑर्गन्स। होमोलॉगी कैन बी seen in skeleton, skeleton में ये शो होती है, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स, ये जो हैं ये हमारी बोन्स के नेम है जो हमारे हैंड में होते हैं। और बाकी भी जो क्रीचर जिनका नाम ऊपर पड़ा, बैट, वेल्स, इनके भी ऑर्गन में यही बोन्स होती हैं। होमोलॉगी इन प्लांट्स, थॉर्न्स ऑफ बोगनविला, टेंडरल ऑफ कुकुरबिटा। तो प्लांट्स में होमोलॉगी देखी जाती है और थॉर्न्स और टेंड्रिल्स कुकुरबिटा में देखे जाते हैं। यानी जिस स्टेम के मॉडिफिकेशन बोगनविला में थॉर्न आता है उसी स्टेम के ही पार्ट से टेंड्रिल आता है। दोनों के फंक्शन अलग अलग हैं पर दोनों की ओरिजिन क्या है, सेम है। तो ये प्लांट का होमोलॉगी का एग्जांपल हो गया। ओरिजिन ऑफ होमोलोगस ऑर्गन्स शो द डाइवर्जेंट एवोल्यूशन। ये डाइवर्जेंट एवोल्यूशन को शो करता है। दैट मींस एक एंसेस्टर से कॉमन एंसेस्टर से डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, जैसे कि हमारा डाइवर्जेंट लेंस होता है, अगर हम उसको याद रखते हैं तो डाइवर्जेंट लेंस कॉनकेव लेंस होता है और जब रेज पैरेलल आती हैं और इससे पार होती हैं डाइवर्जेंट से, तो एक कॉमन एंसेस्टर से वो दूर दूर अलग अलग फंक्शंस के लिए अडेप्ट हो जाती हैं। तो इसी को डाइवर्जेंट बोलते हैं और इसी फिनोमेना को डाइवर्जेंस कहते हैं। तो ऐसे ही कॉमन एंसेस्टर से ओरिजिन क्योंकि सेम है, तो डाइवर्जेंट एवोल्यूशन इज द प्रोसेस इन विच द रिलेटेड स्पीशीज जो आपस में रिलेटेड थी वो लेस सिमिलर हो गई इन ऑर्डर टू सर्वाइव एंड अडेप्ट इन डिफरेंट एनवायरमेंट कंडीशन। अलग अलग कंडीशन में होने की वजह से वो उन्होंने अपने अंदर एवोल्यूशन लाया, पर वो पहले ओरिजिनली से कॉमन एंसेस्टर से आई थी और वो
रिलेटेड स्पीशीज थी। तो इसीलिए क्योंकि उनके एनाटॉमी सेम है, अंदर की बोन सेम है, तो इसीलिए वो रिलेटेड ऑर्गेनिजम्स की थी, बट डिफरेंट एरिया में सरवाइव करने के लिए वो डिफरेंट हुई। होमोलॉजी इंडिकेट्स कॉमन एंसेस्ट्री, इसीलिए होमोलॉजी कॉमन एंसेस्ट्री को बताती है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। एनालॉगस ऑर्गन्स, एनालॉगस ऑर्गन्स भी एनाटॉमिकल एविडेंस, मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस में आते हैं। एनालॉगस ऑर्गन्स आर द ऑर्गन्स हैविंग सिमिलर फंक्शंस बट डिफरेंट स्ट्रक्चर एंड ओरिजिन। इनके फंक्शन सिमिलर होते हैं, ये अपोजिट हैं होमोलोगस ऑर्गन्स के, यानी कि उनमें स्ट्रक्चर सेम था, फंक्शन डिफरेंट था, इनमें फंक्शन सेम होंगे और स्ट्रक्चर क्या होगा, डिफरेंट होगा। तो यहाँ पर एनालॉगी, दिस इज कॉल्ड एनालॉगी। विंग्स ऑफ इंसेक्ट्स एंड विंग्स ऑफ बर्ड्स दोनों क्या करते हैं, फ्लाई करने का ही काम करते हैं। पर विंग्स ऑफ इंसेक्ट्स क्या होते हैं, थिन फ्लैप ऑफ काइटिन के बनते हैं, प्रोटीन है काइटिन, उसके बनते हैं। विंग बहुत ही फेदरी होते हैं, बहुत ही हल्के होते हैं विंग्स ऑफ इंसेक्ट। आपने देखा होगा ग्रास हॉपर है, ठीक है, ड्रैगन फ्लाई है, तो इनके विंग्स कैसे होते हैं, बहुत लेदरी होते हैं। एंड विंग्स ऑफ बर्ड्स कैसे होते हैं, मॉडिफाइड फोर लिम्स होते हैं। तो आप देख सकते हैं एनालॉगस ऑर्गन्स, analogous organ, homologous organs, image will clear you more. And the flipper of penguin and dolphin दोनों स्विम करने के लिए उसे यूज करती हैं, पर दोनों के वो ऑर्गन क्या हैं, डिफरेंट हैं। Now, eye of octopus is from the retina from the skin and the mammalian eye is from the retina of the embryonic brain. हमारी जो आई है वो ब्रेन के हिस्सा है, ब्रेन के एम्ब्रियोनिक ब्रेन से बनती है, जबकि ऑक्टोपस की जो आई है उनका रेटिना ऑफ द स्किन से बनती है, यानी कि ओरिजिन क्या है, डिफरेंट है। So now we are having the image of the homologous organs and analogous organs, which will make you more clear. Comparatively, स्वीट पोटैटो मॉडिफाइड रूट है, पोटैटो जो है मॉडिफाइड स्टेम है, तो ये भी क्या करेगी, ये आपको एनालॉगस ऑर्गन्स और होमोलोगस ऑर्गन्स के बारे में बताएगी। यहाँ पर आप देख रहे हो डिफरेंट सिलेक्शन के प्रेशर की वजह से बैट और सेम स्केलेटल स्ट्रक्चर एंड डॉल्फिन के, डॉग के और ह्यूमन के, पर ये अडेप्ट हो गए हैं फ्लाइंग, स्विमिंग, रनिंग एंड ग्रास्पिंग के लिए। तो ये इस एग्जाम्पल है, ये इमेज शो कर रही है कि सेम ओरिजिन रिलेटेड स्पीशीज थे, पर अलग अलग कामों करने के लिए ये डिफरेंट हो गए। क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पर कि यहाँ पर आपकी ह्यूमरस बोन है, and there are two bones, radius ulna in the lower arm, and then there are carpals and there are metacarpals. Okay, so there are carpals which is light blue is shown, the metacarpals, and phalanges is shown in the gray. So such pattern is there in the many animals, and like bat, seal, sheep, shrew, and even dolphin, dog, human. And we do different works, we grasp the things. हमारे जो hands हैं, हमारा भी सेम स्ट्रक्चर है और बाकी एनिमल्स का भी सेम स्ट्रक्चर है। यहाँ पर हमारी ऊपर वाली बोन में ह्यूमरस होती है, देन रेडियस अल्ना हमारी इस पोर्शन में होती है, देन हमारे जो कार्पल्स होते हैं वो यहाँ होते हैं इन द रिस्ट, एंड देन हमारे यहाँ पर मेटाकार्पल्स होते हैं, एंड देन दीज आर फिंगर डिजिट्स आर द phalanges। तो इस तरह से हमारे आर्म में फॉर राइटिंग, फॉर ग्रास्पिंग द थिंग्स, we have evolved such kinds of bone, and the other animals have evolved different kinds of bones. Now about the analogous organs, this was homologous, तो let us see कि analogous structures किस तरह दिख रहे हैं। तो this is the image which is showing, ये insect का wing है जो कि काइटिन का बना है, and all of other wings are the bird wings. This is bird wing, this is a bat wing. So one bone and then are two bones, and then these are the we can say bones which are there in the
स्किन फ्लैप, तो स्किन फ्लैप से ये कवर्ड रहती है बैट की बोन्स, ठीक है। यहाँ पर एक बोन यहाँ पर भी है, तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इट इज। एंड दिस इज व्हाट, दिस इज आल्सो बैट, but when we talk about human, cat, whale and bat, they are homologous structures because their anatomy is same but function is different. Their function is different. एंड एनालॉगस क्या होता है, फंक्शन इज सेम, फंक्शन इज डिफरेंट ऑफ द होमोलोगस। तभी मैं उसके सामने होमोलोगस के ऑर्गन्स के जो एग्जाम्पल है उनके सामने क्या लिख रही हूँ, फंक्शन इज डिफरेंट लिख रही हूँ। नीचे के ऑर्गेनिजम्स जिनके अंदर स्ट्रक्चर डिफरेंट है बट फंक्शन क्या है, सेम है, फंक्शन इज सेम। ओके, होमोलोगस एंड एनालॉगस ऑर्गन आपको समझ में आ गया। देन अब हम दोबारा से अपने उसी टॉपिक पे आते हैं, दैट अदर व्हाट आर द अदर images, and what are the other topics. So homologous analogous organs I have shown you again if you want to see. uh, Homologous